नमस्कार, आदाब। मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। 2012 कश्मीर में अमन की एक नई उम्मीद का साल रहा है। पिछले दिनों वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मीट द प्रेस के प्रोग्राम में अमन की नई फिजा को आगे बढ़ाने की पहल की। सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए जहां आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को कई इलाकों से हटाने की मांग की, तो पंचायती राज निजाम के मसले पर अपनी राय रखी। रोजगार से लेकर तरक्याती कामों की चर्चा करते हुए उमर अब्दुल्ला ने अपनी हुकूमत की ढेरों कामयाबी गिनाई। पेश है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रोग्राम की कुछ खास झांकी। 2012 में 100 से ज्यादा मिलिटेंट मारे गए। उमर साहब पिछले 3 दिन से इनकाउंटर सोपोर में चल रहे हैं और उसमें 9 मिलिटेंट मारे गए हैं, 1-2 आर्मी के भी जवान भी घायल हैं। और आपकी तरफ से बार बार आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की मांग की जाती है। इसके पीछे लॉजिक क्या है आपका? लॉजिक ये है कि देखिए, हम पहले तो ये समझ लीजिए, हम सोपोर वगैरह से तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को हटाने की बात तो नहीं कर रहे ना। आपने कभी मुझसे ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मैं सोपोर या त्राल या इन इलाकों से या कुपवारा या हंदवारा से हटाने की बात कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि श्रीनगर के आसपास के इलाके, जम्मू सांबा वगैरह, जहाँ पे आर्मी ने पिछले कई सालों से कोई कार्रवाई नहीं की है, वहाँ पे आपको आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपने हमसे ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मिलिटेंसी को हमने बिल्कुल ख़त्म किया है। हमने कहा है कि हर साल जो है मिलिटेंसी कम होती जा रही है, और ये आज की बात नहीं है, 2002 से लेके आज तक लगातार मिलिटेंसी की एक्टिविटीज़ में कमी आई है। और इस चीज़ का फ़ायदा लोगों को पहुंचना चाहिए। अगर लोगों को लगता है कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो एक ऐसा कानून है जो उनके साथ ज़्यादती है और आपको अब उस कानून की उन इलाकों में ज़रूरत नहीं है, तो हटा दीजिए। या तो आप मुझे कहिए आपको जे.एंड.के पुलिस और सीआरपीएफ पे भरोसा नहीं है, फिर मैं चुप बैठूंगा, फिर मैं ये बात करूंगा नहीं। लेकिन एक तरफ से आप कहते हो कि आपको जे.एंड.के पुलिस पे फ़ख्र है, भरोसा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सीआरपीएफ पे भरोसा है। दूसरी तरफ से आप कहते हो नहीं जब हम इनको पूरी जिम्मेदारी नहीं देंगे, थोड़ा सा हम भी हाथ रखेंगे इसमें, फिर तो ये इनके साथ ज़्यादती है। मुझे एक बार कोई ये कहे कि आपको जे.एंड.के पुलिस और सीआरपीएफ पे भरोसा नहीं है, मैं चुप बैठूंगा, मैं फिर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपको इन लोगों पे भरोसा है, अगर आपको लगता है कि ये हालात जो है बनाए रख पाएंगे, तो मौका दे दीजिए, किसमें क्या गलत है। ऐसे ही कई सवालों का अपने अंदाज में जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने साल 2012 को एक बेहतर और अमन का साल कहा, लेकिन 2012 के सबसे बड़े सियासी पेच को नहीं सुलझा पाए। यानी 33,000 पंच सरपंचों को आज तक ये नहीं मालूम कि वो किस एक्ट के तहत काम कर रहे हैं। दहशतगर्दों की लगातार धमकियों के बावजूद फौलादी चट्टान की तरह डटे ये अवामी नुमाइंदे आज अपने अवाम का सामना करने के लायक नहीं हैं। देही तरक्की की जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन खाका कोई और तैयार कर रहा है। 33 साल बाद रियासत में पंचायती राज निजाम की तश्कील हुई है, लेकिन हुकूमत को ये तय करना अभी बाकी है कि उन्हें 73वीं आईनी तरमीम एक्ट के तहत लाया जाए या फिर रियासत के आईन के तहत। खबर थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 300 करोड़ रुपए जो है, जो ग्रामीण विभाग के थे, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के थे, उसको होल्ड किया है। ऐसा कहा जाता है कि आपके यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट में 73 अमेंडमेंट एक्ट लागू नहीं किया गया है, शायद इसलिए ये पैसे होल्ड किए गए हैं। क्या अड़चने हैं जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर 73 अमेंडमेंट को लागू नहीं करना चाहता और पंचायती राज निजाम को एक कंस्टिट्यूएंट जो है उसको आप पावर नहीं देना चाहते? लेकिन आप सबसे पहले 73rd अमेंडमेंट के जरिए पंचायतों को पावर देने ज़रूरी नहीं है। बाकी मुल्क के रियासतों में अपना आईन नहीं है, तो जो मुल्क का आईन है उन पे लागू है। जम्मू कश्मीर रियासत में अपना आईन है। हम सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके अपनी रियासत में क्यों लागू करें, जब हम अपने ही आईन में तब्दीली लाके जो है वही पावर्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनली एनश्राइन या गारंटी कर सकते हैं, जो हमने किए हैं। मैंने स्टेट डिपार्टमेंट के लॉ डिपार्टमेंट और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट दोनों से मालूम किया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन बाकी मुल्क के पंचायत को दिया गया है, वही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन हमारी रियासत में हमारे पंचायत को भी है। जो पावर्स उन्हें ट्रांसफ़र होने चाहिए वो पावर्स भी ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारी रियासत में 30 साल के बाद पंचायत जो है वो दोबारा कायम हुए हैं। एक दूसरे के साथ काम करना जो है हमें सीखना पड़ रहा है।
हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो इस चीज़ के आदी नहीं है कि पंचायतों के साथ किस तरह काम करना है। एज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एमएलए के तौर पे मुझे आदत नहीं है कि मुझे पंचों सरपंचों के साथ किस तरह काम करना है। पंच सरपंच भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं कि अपने पावर्स उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। अब इलेक्शन हुए मुश्किल से 2 साल हो गए, थोड़ा सा अरसा तो लगेगा ही हमें एक दूसरे के साथ काम करने में, सीखने में। जहाँ तक 300 करोड़ हमें ना मिलने की बात हो, उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि 73rd अमेंडमेंट जो है वो रुकावट बनी है। शायद जो अभी तक हम ब्लॉक लेवल के जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन है वो नहीं कर पाए हैं, शायद उस वजह से पैसा रुका होगा, लेकिन 73rd अमेंडमेंट की वजह से नहीं। और ब्लॉक लेवल के इलेक्शंस जो हैं मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले साल की शुरुआत में वो भी हम कर लेंगे, तो ये पैसा आना शुरू हो जाएगा। हुर्रियत लीडरों के पाकिस्तान दौरे को उमर अब्दुल्ला एक सियासी पहल मानते हैं। उमर अब्दुल्ला का मानना है कि बातचीत के दायरे को वुसअत देने की बजाय हुर्रियत लीडर हर वक्त पाकिस्तान की तरफ टकटकी लगाए रहते हैं। पाकिस्तान के एक बुलावे पर हुर्रियत लीडर तैयार दिखते हैं, लेकिन बातचीत का नजरिया भारत सरकार को लेकर बदल जाता है। अमन बहाली की कोशिशों के मद्देनजर हुर्रियत के लीडरान को भारत सरकार के साथ भी इस पहल को आगे बढ़ाना होगा। उमर अब्दुल्ला का मानना है कि रियासत के हर तबके से बातचीत को लेकर मुज़ाकरातकारों की एक टीम ने अपनी पहल की थी, लेकिन हुर्रियत के लीडरान ने उस पहल को नकार दिया था। Hurriyat can only play the part of interlocutors if they're willing to talk to everybody. But they're very subjective in who they talk to. While they have no hesitation in boarding a plane and going to Islamabad to talk to the leadership there, the same people are averse to boarding a plane and coming to Delhi and talking to the leadership here in Delhi. They will only really be able to meaningfully achieve something if they're willing to talk to both sides. Otherwise, it's not going to work. That having been said, the fact that they're in Pakistan and talking is not a bad thing. It also shows that Government of India is not unnecessarily vindictive. Government of India could just as easily have taken the line that if you're not talking to us, we won't let you talk to the other side as well, which they didn't do, and that's good. And I think keeping this effort that is ongoing to engage with Pakistan and to talk about all issues, including Jammu and Kashmir, I think the time has come when the Hurriyat Conference needs to meaningfully engage with the Government of India and see how that dialogue can be taken forward. साल के आखिरी पखवाड़े में मुनक्किदा प्रेस क्लब के एक शानदार प्रोग्राम में उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर वादी छोड़ चुके कश्मीरी पंडितों से घर वापसी की अपील की। उन्होंने नौजवानों के मसाइल का जिक्र करते हुए हुकूमत की कोशिशों को बयान किया। हुनर से रोजगार और उड़ान जैसे प्रोग्रामों के जरिए नौजवानों को स्किल्ड करने की कोशिश को एक शानदार पहल बताते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि टाटा जैसी बड़ी कंपनियों ने रियासत के नौजवानों के बीच अपनी पहुंच बनाई है। टाटा ग्रुप ने हाल ही में वादी में कैंपस रिक्रूटमेंट का ऐलान किया है। उमर अब्दुल्ला का मानना है कि दूसरी कई बड़ी कंपनियां वादी में इम्कानात तलाश कर रही हैं।